नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे एक मामले के बारे में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ना अभी हाल ही में एक याचिका लगाई गई है और याचिका जो है यह मुख्य रूप से निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित है। बीते दिनों हमारी संसद में एक विधेयक पारित हुआ था कि जिसमें बात की गई थी कि आने वाले समय में हमारे देश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी तथा उनकी जो सेवा है वह किस प्रकार रहेगी, सेवा की शर्तें वगैरह क्या होंगी, उनका पद किसके समान होगा, ये सभी चीज़ें उस विधेयक में निर्धारित की गई थी। यह विधेयक काफ़ी अच्छे से संसद में पारित हुआ। अब इसको राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई है, लेकिन मैं यह विधेयक आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। पहले ही आप लोग को मैंने बताया था कि यह विधेयक बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, अनेक पहलू इसमें से शामिल हैं जिनकी आलोचना लगातार की जा रही है और उन्हीं आलोचनाओं को अब एक मुद्दा बनाते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की जा रही है कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 को रद्द कर दीजिए। अगर रद्द नहीं करेंगे तो इस स्थिति में यह ध्यान रखिए कि इसके अंदर कुछ प्रावधान गलत हैं जिनमें आप संशोधन का आदेश दे सकते हैं। तो यह अब मांग की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अंतिम अब अधिकार इसी के पास है, अगर बदलाव हो सकता है तो। लेकिन अब यहाँ पर अनेक प्रश्न उठे हैं कि ऐसा क्या है इस विधेयक में जिनका लगातार विरोध किया जा रहा है, किन किन पक्षों पे मांग की जा रही है याचिकाओं में, और कौन कौन से तमाम महत्वपूर्ण पहलू हमारे परीक्षा से संबंधित है। हर एक को समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। जितने लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, देखना चाहें देख सकते हैं, अन्यथा बहुत सारी बातें हम लोग आज की इस वीडियो में भी करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा खास है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग का जो चुनाव आयोग है वह कुछ इस प्रकार है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, अब समझना है कि क्या क्या मामला बदल दिया जाने वाला है हमारे देश के अंदर, क्योंकि कानून तो बन गया है, कंसेंट मिल गया। बाकी इससे संबंधित सभी पहलू पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक प्रश्न को देख लेने के बाद देखिए, यह एक प्रश्न है जो आपसे आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है। तो यदि आप चीज़ों को समझते जानते हैं तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, अन्यथा समझेंगे सभी चीज़ों को तो आप आराम से बता पाएंगे। वहीं यह पूरा विषय आपके मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत खास है, तो मेंस को ध्यान में रखते हुए, केस स्टडीज़ को ध्यान में रखते हुए भी आपको चीज़ें तैयार करनी है। चलिए, अब क्या मामला था कि हमारे संसद में ना एक विधेयक आया राज्यसभा में 10 अगस्त 2023 को। इस विधेयक का नाम था द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। ठीक है, यह पहुंचा राज्यसभा में। राज्यसभा में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत सारी आलोचना की गई। अनेक विषय ऐसे थे जिन पे संशोधन की मांग की गई और सरकार ने सुनी, ऐसा नहीं कि नहीं सुनी, इन सभी चीज़ों को सुना जाना गया और इनमें संशोधन किए गए। अब क्या हुआ कि एक संशोधित विधेयक फिर दोबारा आया, दिसंबर के महीने में राज्यसभा में ही पास हो गया, फिर लोकसभा में पास हो गया। राज्यसभा से पास हुआ 12 दिसंबर को, लोकसभा से पास हुआ 21 दिसंबर को, और अभी लगभग 6-7 दिन ही हुए हैं कि राष्ट्रपति महोदया भी इनके ऊपर सहमति दर्ज कर चुकी, यानी कानून देश का यह बन गया है। अब यह पेश किया गया था मुख्य रूप से चुनाव आयोग अधिनियम 1991 को प्रतिस्थापित करने के लिए। अब तक हमारा जो चुनाव आयोग की व्यवस्था थी वह इसी अधिनियम के अनुरूप चलती थी। अब बोला गया कि इसके अंदर जो बहुत सारे पहलू हैं अपरिभाषित हैं या वर्तमान स्थिति में प्रासंगिक नहीं, इनको बदले जाने की आवश्यकता है और चुनाव आयोग को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। तो इसी वजह से यह जो 1991 का अधिनियम था इसको प्रतिस्थापित कर दिया, इसका स्थान अब 2023 के अधिनियम ने ले लिया है। ठीक है, लेकिन इस विधेयक को पेश करने के पीछे एक दूसरा बड़ा कारण और था। वह कारण था अनूप बर्णवाल मामला। दरअसल वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था जिसको हम लोग अनूप बर्णवाल मामले के रूप में जानते हैं। इस मामले की खास बात यह है कि यहाँ पर मांग की गई थी कि हमारे देश में जो निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी जो नियुक्ति हो रही है, उनकी नियुक्ति के लिए हमारे पास कोई भी पैटर्न नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे कि राष्ट्रपति भी किसी को चुना जाना है तो एक प्रॉपर इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री भी कोई व्यक्ति तब बनता है जब उसको सदन के अंदर बहुमत प्राप्त होता है। अब ऐसी स्थिति में हम यह देखते हैं कि जब इतने महत्वपूर्ण पद हमारे देश के जो हैं उनके लिए भी हम लोगों ने एक विधि निर्धारित की हुई है, तो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हमने विधि क्यों नहीं निर्धारित कर रखी? जरूरी है कि इसके लिए भी निर्धारित हो। अभी हमारा जो पैटर्न है वह सिर्फ इतना कहता है कि सरकार किसी को रिकमेंड कर देती है और राष्ट्रपति उनको फिर शपथ दिला देते हैं, पद पर नियुक्त कर देते हैं। कोई खास क्राइटेरिया हमारे पास में है ही नहीं।
हालांकि पिछला एक्सपीरियंस जो है उसको ध्यान रखा जाता है, बट इसको लेकर के कोई ट्रांसपेरेंट मेथड नहीं है कि हर एक व्यक्ति उससे परिचित हो कि कैसे कैसे नियुक्ति की जानी है। समझा गया मामला। तो क्या हुआ, इसी के लिए मार्च 2023 में अनूप वर्णवाल मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया। न्यायालय को भी लगा कि जी बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी और चीजें सुधरनी चाहिए और कुछ होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी, या किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। यदि एकाधिकार से इतने महत्वपूर्ण पद पे कोई व्यक्ति नियुक्त होगा तो पूरी संभावना है कि पक्षपात हो सकता है, या जो भी आंकड़े हैं या जो चुनाव के नतीजे हैं उनसे छेड़छाड़ भी हो सकती है, सब चीजों की संभावना है। तो इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब मार्च 2023 में एक आदेश पारित किया और आदेश में कहा गया कि देखिए, आने वाले समय में सरकार अकेले निर्णय नहीं लेगी, एक 3 सदस्यीय चयन समिति होगी, एक हम लोग बनाएंगे सिलेक्टिव कमेटी। तो जो हमारी सिलेक्टिव कमेटी होगी उस समिति के अंदर 3 लोग होंगे और ये 3 लोग फैसला करेंगे कि किसे हमारे देश के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर शामिल होंगे। इन्होंने सबसे पहला नाम लिया देश के प्रधानमंत्री का या सदन का नेता जिसको हम लोग कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जरूरी है, महत्वपूर्ण पद है, तो हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब इसमें रहें। चलिए जी, पहले चयन समिति के व्यक्ति मिल गए, अध्यक्ष भी यही है, आपने ही संभालने का। एक दूसरे व्यक्ति भी इसमें शामिल किए गए जिनको हम लोग क्या कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष। बोला गया कि इनको भी महत्व दिया जाए, नेता प्रतिपक्ष को भी इस समिति में लिया जाए जिसके ऊपर जिम्मेदारी है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। हाँ, अगर कभी सदन में ऐसा हो कि कोई एक पार्टी बहुमत में नहीं है, नेता प्रतिपक्ष नहीं डिसाइड हो पा रहा, ऐसी स्थिति में जो सदन के अंदर सबसे बड़ी पार्टी होगी उस सबसे बड़ी पार्टी से जो नेता होगा हम उनको ही इस समिति के अंदर शामिल करेंगे। 2 सदस्य हो गए। इन्होंने तीसरा सुझाव यह दिया कि अब आप यहां पर जुडिशरी को भी इंक्लूड करेंगे और हमारे जो देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश साहब को भी यहां पर शामिल किया जाना जरूरी है। तो इन्होंने बताया कि कुछ इस प्रकार की होगी हमारी यह चयन समिति और ये 3 लोग मिलकर के किसी भी एक नाम को फाइनल करेंगे जो इन पद पर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। क्लियर थी बात। यह आदेश आ गया था पिछले साल मार्च के महीने में। अब चीजें इतनी क्लियर थी। अब जब सरकार के पास ये आदेश गया तो सरकार ने चीजों को जाना समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बातचीत तो मानी जाएगी, चीजें हमें सेटल करनी है, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि सरकार ने एक विधेयक तैयार किया और वही विधेयक अब पारित हुआ। लेकिन सरकार ना थोड़ी चालाक निकली हमारी, ठीक है। मतलब अलग अलग जगह पे क्या होता है ना कि जो चीज हमें ठीक लगती है हम उसको सोच के चलते हैं। जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ पैटर्न यह है कि जुडिशरी जो है वह एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से सेपरेट है। कभी भी हम नहीं देखते कि लेजिस्लेटिव जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरफेयर करे या जुडिशियल सिस्टम में इंटरफेयर करे, इन लोगों को अलग रखा जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से यह था कि न्यायाधीश साहब अलग अपना काम संभालेंगे, एग्जीक्यूटिव या हमारा लेजिस्लेचर जो बन रहा है वह यहाँ पर चयन समिति के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे और नाम को फाइनल करेंगे। तो जब विधेयक हमारे पास में अंतिम रूप में आया तो विधेयक में हमने देखा कि एक परिवर्तन था। सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन फॉलो हुआ लेकिन पूरी तरह से फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारी फिर चयन समिति में परिवर्तन यह किए गए, जो हम देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर इन्होंने एक नए व्यक्ति को शामिल किया। कौन है वो नए व्यक्ति? तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक हमारे यहाँ से कैबिनेट के मिनिस्टर आ जाए। कैबिनेट मिनिस्टर अब जो भी होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा। यानी कि 2 व्यक्ति तो फाइनल थे, अब जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष पे ही जिम्मेदारी है कि वह तीसरे व्यक्ति को भी लेकर के आए। तीसरा व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में कोई भी हो सकता है, क्योंकि एक अच्छी खासी कैबिनेट रहती है हमारे देश के अंदर। अब ऐसी स्थिति में हमने यह नोटिस किया कि अगर चयन समिति इस प्रकार के किसी पैटर्न पे काम करेगी तो आपको जिस व्यक्ति को भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त बनाना है, आपके लिए तो बहुत अधिक सरल हो गया। क्यों हो गया सरल? क्योंकि देखिए, जहां जहां प्रधानमंत्री वहीं वहीं कैबिनेट मिनिस्टर, तो यह दोनों लोग तो चीजों को फेवर करेंगे ही करेंगे। और ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष का जो महत्व है वह पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इनका समिति में रहना या नहीं रहना किसी भी प्रकार का महत्व अब नहीं दिखाता। तो इस बात को मुख्य रूप से अब क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि केंद्र सरकार विधेयक लाई, सरकार ने बातों को प्रस्तुत किया, चीजों को क्लियर किया, लेकिन उस सब के बावजूद हम क्या देखते हैं कि वो काम नहीं हो पाया जो काम हम चाह रहे थे। हम क्या चाह रहे थे? हम चाहते थे कि एक निष्पक्ष व्यवस्था हो, पारदर्शी व्यवस्था हो और बिना किसी भी झुकाव के हम देखें कि आने वाले समय में हमारा चुनाव आयोग चले। लेकिन इस व्यवस्था को लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, वहां भी मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया था। हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर
जो हैं वह एंटी बीजेपी हैं या सरकार के विरोधी हैं या बायस्ड हैं विरोध करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जो भी फैक्ट होते हैं, जो भी चीज़ें न्यूज़ में होती हैं, चीज़ों पे रिसर्च करके, उनको जान के समझ करके ही आप लोगों को सारी बातें बताई जाती हैं। ऐसा नहीं मतलब कि हम किसी से पक्षपात कर रहे हैं। सरकार अच्छा काम करती है, हम लोग उस पर वीडियो बनाते हैं, तो लोग आते हैं फिर कहते हैं कि हाँ जी आप सरकार को फेवर कर रहे हैं। मतलब ठीक है, पर ये सब चीज़ें ज़रूरी भी नहीं है। जो न्यूज़ है मेनली आप लोग को उस पर ध्यान देना, उसको समझना है, ठीक है। तो यह क्रिटिसाइज हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि हाँ इस प्रकार से बातें क्यों हो रही हैं या थंबनेल इस तरह का क्यों है, बट मैंने कहा था कि ये चीज़ें गड़बड़ हैं और उसी वजह से सब सारा पैटर्न हुआ और याचिकाएं पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अनेक इन्होंने तर्क दिए कि हम क्या क्या चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ये करेगा। क्या क्या कहा गया याचिकाओं में बोला गया कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है वह अब केंद्र सरकार के ही हित में है, क्योंकि जो नया विधेयक है वह मुख्य रूप से केंद्र सरकार को ही पावर दे रहा है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों हैं, तो चीजें एक तरफ झुक गई हैं। तो व्यापक शक्तियां फिर एक बार केंद्र सरकार के पास हो गई हैं और कहीं ना कहीं सभी लोग यही मानते हैं कि जो व्यक्ति नियुक्ति कर रहा है, जिस तरफ से नियुक्ति हो रही है, तो नियुक्त होने वाला व्यक्ति झुकाव दिखा सकता है। वहीं दूसरी यहां पर बातचीत दिखाई गई तटस्थ और स्वतंत्र चयन समिति को लेकर के। सबकी यही कहना था, जितनी याचिका वहां पहुंची तो याचिकाओं के अंदर ये जो भी डिबेट है उसमें यही चल रहा है कि जिस प्रकार का यह कानून बना है यह तटस्थ नहीं है अपने आप में, और जो चयन समिति है वह स्वतंत्र चयन समिति नहीं है। अभी भी चीजें एक ही पक्ष के आसपास घूम रही हैं। चयन की एक स्वतंत्र और पारदर्शी प्रणाली हमें चाहिए, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा रही है कि आप इस आदेश को, इस कानून को रद्द कर दीजिए या फिर इसमें संशोधन करवाइए, क्योंकि अभी जो हमारा चुनाव आयोग का गठन हो रहा है ना तो वह स्वतंत्र है और ना ही पारदर्शी है, इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ही हम सभी मतलब जितने लोग याचिका लगा रहे हैं वह सब यह डिमांड कर रहे हैं कि चयन समिति के अंदर मुख्य न्यायाधीश का होना जरूरी है। जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उस आदेश को ही फॉलो किया जाए, कैबिनेट मिनिस्टर की जगह मुख्य न्यायाधीश को ही शामिल किया जाए, यह भी एक जरूरी पक्ष है। तो यह महत्वपूर्ण मांग है जो याचिकाओं के माध्यम से की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा विवाद अभी चल रहा है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उभर के यहां पर यह भी आ जा रहा है कि जब मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई होंगे, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने छेड़छाड़ की है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर न्यायालय की अवमानना लगेगी या नहीं लगेगी, यह भी एक विषय सामने आ रहा है, क्योंकि सरकार ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जो पिछले साल कहा गया था। वहीं इसके अनुरूप जो प्रश्न अब हम लोग के सामने आता है, एक खास तौर पे मेंस का कंसेप्ट है इसके अंदर, अगर आप समझेंगे तो मेंस के कंसेप्ट के अनुसार जो प्रश्न है वह यह कहता है कि क्या संसद या किसी विधानसभा के पास सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दिए गए फैसले को रद्द करने या संशोधित करने के लिए गजट अधिसूचना या अध्यादेश जारी करने का अधिकार है या नहीं है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। अगर आप चाहें तो यह एक मेंस का प्रश्न बन सकता है, आयोग इसको इस रूप में दे सकता है। जरूरी है कि आपके पास चीजें रहे। हमारा इतिहास क्या कहता है, अब तक की हमारी जो प्रणाली थी, जो व्यवस्था थी, वो क्या कहती है, तो उसमें हमेशा से हम लोगों ने यही चीज नोटिस करी है कि जब सुप्रीम कोर्ट से कोई भी आदेश आ गया तो गवर्नमेंट के लिए जरूरी था कि वह फॉलो करे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वह संविधान का अभिभावक है। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन हैं तो ऐसी स्थिति में संविधान की रक्षा आप करेंगे, और संविधान से ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं है, कोई पद भी नहीं है, कोई व्यक्ति भी नहीं है, ना सरकार है, कोई भी ऊपर नहीं है संविधान से। अब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की बात हमेशा ही मानी जाती थी। तो अब यह खास पहलू देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चीजें अलग हुई हैं। तो इस स्थिति में अब न्यायालय इसको किस रूप में लेता है और आने वाले समय में न्यायालय क्या आदेश देगा, यह भी हम सभी लोगों के लिए एक बड़ा प्रश्न यहां पर बन जाता है। क्या क्या था विधेयक में और क्या क्या बातें कानून बन गई हैं जिनको लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है। देखिए, तो यह हम लोग अब बात कर लेते हैं कि किस रूप में आया हमारे पास में अब यह विधेयक और अब कानून बन गया, क्या क्या व्यवस्था सुनिश्चित हुई है हमारे इलेक्शन कमीशन के लिए। तो जो भी चुनाव आयुक्त हैं, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त चाहे अन्य चुनाव आयुक्त, नियुक्ति राष्ट्रपति साहब ही करेंगे, लेकिन नाम जो उनके पास आएगा वो एक चयन समिति की तरफ से आएगा। चयन समिति में इन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री होंगे। कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, इतनी चीज पहले बता चुका हूं, दोबारा वही वाली है। अब यहां पर मांग हो रही है सीजेआई के लिए। यह पॉइंट है इस कानून के अंदर खासतौर पर जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। चलिए, यहां पर ही क्रिटिसिज्म खत्म नहीं हो रहा है, इसके अलावा क्रिटिसिज्म बना हुआ है अभी भी, क्योंकि
जो भी नाम पहुंचने वाले हैं चयन समिति के पास में, दरअसल चयन समिति नामों को खोज नहीं करेगी। नामों को पहचानने के लिए एक और समिति है जिसको खोज समिति कह रहे हैं। इस समिति पे जिम्मेदारी है कि आप पूरे देश भर से 5 नामों को फाइनल करेंगे जिस भी पद पे नियुक्ति होनी है, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब यह जो खोज समिति है, यह खोज समिति 5 नाम फाइनल करेगी, पर इस खोज समिति में कौन कौन है? तो इस खोज समिति में जो शामिल है वह है कानून मंत्री और कानून मंत्री के साथ 2 वरिष्ठ सरकारी अधिकारी। ठीक है, अब इस पॉइंट को भी लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है कोर्ट के अंदर, जो याचिकाएं लगी हैं वहां भी कह रहे हैं कि देखिए, हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट सबको पता है कौन होता है मुख्य रूप से? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अनुरूप चीजें चलती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास सलाह के लिए एक कैबिनेट होती है। चलिए, अब कैबिनेट के अंदर क्या है? अलग अलग मंत्री होते हैं, चाहे हम लोग बात करें वित्त मंत्री की, गृह मंत्री की, रक्षा मंत्री की, या हम लोग बात करें कानून मंत्री की। सब लोग क्या है कि मिलजुल के चलते हैं, प्रधानमंत्री के साथ चलते हैं, सरकार इसी अनुरूप चलती है। अब यहां पर यह चीज देखी जा रही है कि गवर्नमेंट ने चीजों को ना काफी अच्छे से सेटअप किया है। अब यहां पर पैटर्न तो ऐसा बना दिया कि हम लोग अलग अलग स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्तर पे काम कर कौन रहा है? जब खोज समिति 5 नामों को ढूंढ रही होगी तो यह 5 नाम इंडिपेंडेंटली या बिना किसी बायसनेस के ही चुने जाएंगे। यह कैसा माना जाएगा? क्यों? क्योंकि यहां पर कानून मंत्री साहब बैठे हुए हैं। अब कानून मंत्री साहब के लिए माना जा रहा है कि आप यहीं से ही जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है वो है, यहीं से चीजें फेवर की जाएंगी और वही चीजें फिर यहां पहुंचेंगी। तो मिली जुली चीज हम लोग हर स्तर पर देख रहे हैं। इसी वजह से यहां पर एक कानून मंत्री का होना दूसरा क्रिटिसाइज का पॉइंट बन जाता है। हालांकि जब यह विधेयक अगस्त में पेश किया गया था, यहां पर कानून मंत्री नहीं थे, यहां पर कैबिनेट सचिव साहब का नाम था। लेकिन जब नया संशोधित विधेयक लेकर के आए तो कैबिनेट सचिव की जगह पर कानून मंत्री को डाल दिया गया। इन्होंने यहां पर भी एक परिवर्तन किया है। ठीक है, तो यह 2 बिंदु खास है जहां पर ही पूरा का पूरा क्रिटिसाइज हो रहा है और इसी वजह से ही चीजें हम लोग यहां पर समझ भी रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या बात की गई है इस कानून में? तो इस कानून में कहा गया है कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद पे, तो यह बात ध्यान रखनी है कि वह व्यक्ति सचिव रैंक का हो या उसका ही समकक्ष कोई अधिकारी हो। ऐसा ही कोई व्यक्ति बन सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त। एक खास बात यहां पर यह भी ध्यान रखने वाली है कि चाहे हम लोग बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की या अन्य निर्वाचन आयुक्त की, उनकी जो भी सेवा शर्त होंगी, जो भी उनको सुविधाएं मिलेंगी या जो उनका पद है या उनका जो वेतन है, वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होगा। ये चीजें भी ध्यान रखनी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। क्यों है इंपॉर्टेंट पॉइंट? इसको भी क्रिटिसाइज किया गया था और क्रिटिसाइज करने तो उसको अमेंड किया गया। जिस समय अगस्त में विधेयक आया था तो उस समय सरकार यह चाहती थी कि जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके पद को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कर दिया जाए। लेकिन फिर आलोचनाएं हुई, सरकार ने सोचा जाना समझा और फिर वापस से इसको चेंज करके इन सभी लोगों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर कर दिया। यहां पर एक खास चीज और है जो अभी तक लगातार चल ही रही है व्यवस्था में, कि कोई भी व्यक्ति जो इस पद पर नियुक्त होता है वह 6 वर्ष के लिए अधिकतम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही 65 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं तो आपको यह पद छोड़ना होगा, क्योंकि यह आयु के मामले में अधिकतम सीमा है और यह टेन्योर के मामले में अधिकतम सीमा है। जो भी चीज पहले हो जाती है आपको वहीं पे अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले आप अन्य निर्वाचन आयुक्त रहे, बाद में आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि दोनों जगह आपको 6-6 साल का टेन्योर मिलेगा। नहीं, आप जितने साल रहेंगे चुनाव आयुक्त के पद पे और फिर उसके बाद जितने समय आपने काम किया है मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे, दोनों ही जगह का टेन्योर टोटल मैक्सिमम 6 इयर्स तक के लिए ही वैलिड हो सकता है। इससे अधिक की सर्विस आप इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि यह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, यानी कि अगर आपने एक बार 6 वर्ष के लिए काम किया है, आपकी 65 वर्ष की आयु हो गई, तो आपको दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा किसी भी रूप में। और 65 वर्ष तो वैसे भी अधिकतम सीमा है। मान लीजिए कि आपने 62 वर्ष तक ही अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया, आप चाहते हैं कि 3 वर्ष के लिए और कर लिया जाए, अब ऐसी स्थिति में आपको पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा किसी भी पद पे। ठीक है, इसके अलावा इनको कार्यकाल की सुरक्षा इस नए कानून में दे दी गई है। पहले कोई ऐसी प्रवासी प्रणाली नहीं थी जिसमें बताया गया था कि कैसे इन्हें पद से हटाया जा सकता है, अब सरकार ने फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर जो कानून है वह कहता है कि जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं कहेंगे तब तक किसी भी अन्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा जिससे उनको पद से हटाया जाए। ये भी एक नया पैटर्न इन्होंने फिक्स कर दिया है अभी इस कानून के अनुरूप। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि अगर हटाना होगा तो पहले सुझाव चीफ इलेक्शन कमीशन करेंगे, उनके सुझाव के बाद में फिर संसद के पास जाएगा, फिर वहां से वह पारित होकर के आएगा तो ही इनको हटाया जा सकता है।
वहीं अगर कभी भी यह लोग अपना काम कर रहे हो, जैसे कि इनके ऊपर मुख्य जिम्मेदारी वह यह है कि देश भर में चुनावों को स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से संपन्न कराना है, लेकिन इन्होंने अपने चुनाव के दौरान जो भी व्यवहार किया, बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी का कैंडिडेचर सस्पेंड कर दिया है, कैंडिडेचर को खत्म कर दिया है, इन्होंने निरस्त किया वहां पे, या किसी से कोई जानकारी मांगी या वगैरह वगैरह, किसी भी रूप में यह अपने दायित्वों को पूरा कर रहे थे, तो इनको अपने दायित्वों को पूरा करने की स्थिति में इनके ऊपर कोई भी मामला नहीं चलाया जाएगा। इन्हें नागरिक और आपराधिक दोनों ही कार्यवाहियों से सुरक्षा प्रदान की गई है। आप अपनी जिम्मेदारी पर हैं, अपना काम पूरा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ कोई मामला किसी भी न्यायालय में नहीं होगा, यह भी इनको सुरक्षा दी गई है। तो यह महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं वर्ष 2023 के इस कानून के अंदर। कुछ खास बातें जिनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है वह आप लोग को मैंने बताई है। आप लोग का क्या कहना है इसके ऊपर? क्रिटिसिज्म सही है या गलत है? मैं बायस हूँ या फिर क्लियरली चीज़ें चल रही हैं? और सुझाव आप लोग का क्या हो सकता है इस पूरे मामले में? हर एक चीज़ बताइएगा ज़रूर। और एक खास प्रश्न जो मैंने आप लोग को बीच में दिखाया, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में यह एग्जाम में पूछ लिया जाए इस रूप में या किसी भी रूप में। हर एक बात संभव है क्योंकि आयोग अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, लेकिन ये चीज़ प्रिडिक्ट की जा सकती है। जो चीज़ें आप लोगों ने अभी समझी, इनको आप लोग कमेंट के रूप में आंसर में मुझे बता सकते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बेहद सरल सा प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आंसर इस पर जल्द आएगा, सभी लोगों का आएगा, और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बाकी साथियों तक भी शेयर करें और लाइक के बिना नहीं जाएं। अगली वीडियो में हम लोग जल्द मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर देख लें। उम्मीद करता हूँ कि यह भी सही रहा होगा। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।